नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। प्रदेश के दौरे पे आए नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन के लिए 5 से 10 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है यह दल। राज्यपाल ने राष्ट्रीय युवा संसद की प्रतिभागी ऐश्वर्या को किया सम्मानित। ऊना जिला के गगरेट के अंतर्गत जाड़ला कोयटी में लोहे की रॉड से युवती की हत्या कर खेत में दबाया शव। मुख्यमंत्री ने पर्यटन परियोजनाओं के कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलों में कोविड-19 के लिए टीकाकरण और जांच को अभियान मोड पर चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों से संपर्क रखने के निर्देश भी दिए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए सलाह दी जा सके। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों पर लोगों की स्क्रीनिंग पर विशेष बल दिया जा रहा है। कोविड के मामलों में बढ़ोतरी तो बहुत ज़्यादा हुई है पूरे देश भर में, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी इसमें देख रहे हैं, लगातार ही हो रही है और तेज़ गति से हो रही है। चिंता का विषय है, लेकिन हमने सारे विषय को लेकर के पिछले कल भी हमने डिटेल में एक मीटिंग की है जिसमें गियर अप कर दिया सारा प्लान हमने। जो होम आइसोलेशन के लिए है वो होम आइसोलेशन में उनकी हम किस प्रकार से बेहतर ढंग से उनको जो है वो उनको मॉनिटर कर सके, उसका मैकेनिज्म, और उसके बाद बेड कैपेसिटी को हम कितना जल्दी हम बढ़ा सकते हैं उसके लिए हमने प्लान कर लिया। सभी डिस्ट्रिक्ट के सामने वो प्लान दे दिया गया है, वो वर्कआउट कर रहे हैं। जिला ऊना के थाना गगरेट के तहत गांव जाड़ला के धार्मिक संस्थान में युवती के मर्डर मामले में आश्रम के सेवादार को गिरफ्तार किया गया है। 24 वर्षीय मंदिर के सेवादार ने 22 साल की युवती की हत्या करके उसकी लाश को मंदिर के ही पीछे एक खेत में गाड़ दिया। जमीन में गड़ी युवती की लाश को बाहर निकालते ही ग्रामीण भड़क उठे और हत्या के आरोपी इस सेवादार को उनके हवाले करने की मांग पर अड़ गए। मंदिर परिसर में कानून व्यवस्था बिगड़ती देख और भीड़ को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद पहले युवती के शव को मंदिर परिसर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ऊना जिला के जाड़ला में मंदिर परिसर में 22 वर्षीय युवती की हत्या कर लाश को मंदिर परिसर के ही पीछे खेत में गाड़े जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हत्या का आरोप मंदिर में ही रह रहे 24 साल के एक सेवादार पर लगा है। पुलिस ने हत्या के आरोपी से ही जमीन में गड़ी हुई लाश को खुदवाकर बाहर निकलवाया। वहीं युवती की लाश जमीन से बाहर आते ही माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। एक और जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी को अपने कब्जे में लेकर एक कमरे में बिठा रखा था, वहीं दूसरी ओर भीड़ उग्र हो गई और हत्या के आरोपी को जनता के हवाले करने की मांग को लेकर पुलिस से जा भिड़ी। देखते ही देखते लोगों ने मंदिर का मुख्य द्वार तोड़ दिया और भीड़ मंदिर परिसर में दाखिल हो गई। डीएसपी अंब सृष्टि पांडे और गगरेट के एसएचओ दर्शन सिंह पुलिस बल के साथ ही उस कमरे के मुख्य द्वार पर डटे रहे जहां आरोपी को रखा गया था, लेकिन आरोपी को जनता के हवाले करने की मांग को लेकर उग्र हुई भीड़ ने पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी जमकर धक्का-मुक्की की। कुछ देर बाद मंदिर परिसर में ही सभी मीडिया कर्मियों को भीड़ ने बाहर खदेड़ते हुए पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों समेत एसडीएम गगरेट विनय मोदी को भी अंदर बंधक बना लिया। बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए फौरन एसपी को मामले की इत्तला दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ऊना अरजीत सेन ठाकुर समेत डीएसपी हेडक्वार्टर रमाकांत ठाकुर और डीएसपी हरोली अनिल कुमार मेहता अपनी टीमों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। उग्र हुई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पहुंची टीमों ने मंदिर के द्वार तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जिसके बाद परिसर में जुटी भीड़ को बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने कड़े पहरे के बीच पहले युवती के शव को मंदिर परिसर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जबकि इसके बाद फिल्मी स्टाइल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाड़ियों के लंबे काफिले में हत्या के आरोपी को मंदिर परिसर से बाहर निकाला गया।
बताया जा रहा है कि 22 साल की युवती पीजी कॉलेज ऊना में पढ़ाई कर रही थी, जबकि अगले ही माह इस युवती की शादी भी तय की गई थी। मृतक युवती शनिवार बाद दोपहर करीब 1:30 बजे से लापता बताई जा रही थी, जिसकी तलाश उसके परिजन समेत सभी ग्रामवासी कर रहे थे। इसी बीच संदेह होने पर ग्रामीणों ने मंदिर के 24 वर्षीय सेवादार विकास दुबे से जब कड़ी पूछताछ की तो उसने युवती का शव मंदिर के पीछे ही एक खेत में दफनाए जाने की बात कबूली और इसी से युवती के गुमशुदा होने के इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ। एसपी ऊना अरजीत सेन ठाकुर ने बताया कि जारला कोयड़ी में स्थानीय युवती की हत्या कर शव को मंदिर के ही पीछे खेत में दफनाए जाने की वारदात सामने आई है। आरंभिक जांच के बाद पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या आरोपी को भीड़ के हवाले किए जाने की मांग पर ग्रामीणों ने कानून व्यवस्था को भंग किया था, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद परिस्थिति पर काबू पा लिया है। मृतक युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या के आरोपी को भी मंदिर परिसर से निकालकर पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना में कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। देखिए, आज सुबह हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक लड़की जो हमारे थाना क्षेत्र गगरेट से जिसकी मिसिंग रिपोर्ट डली थी, 22 वर्षीय एक लड़की थी, तो 4 तारीख को उनकी मिसिंग हमारे यहाँ पे मौजूद थी। उनकी जब हमने डिटेल्स और कॉल डिटेल्स और वो सब डिटेल जब ली तो हमको ये पता चला कि जो लड़की मिसिंग है उसकी लोकेशन उसी एरिया में आ रही है जहाँ पे उसके घर के नज़दीक एक आश्रम है। जब हमने वहाँ छानबीन की और फर्दर जो हमने विज़िट किया मौका, उसके बाद हमको ये पता चला कि वहाँ पे जो एक व्यक्ति है, 24 वर्षीय व्यक्ति जो कि यूपी का रहने वाला है और वो वहाँ पे एक आश्रम में रहता है, उसने कन्फेस किया कि उसने उस लड़की की हत्या की है और उसको एक आश्रम के पास ही एक जगह पे दफना दिए गए। तो उसके बाद एसडीपीओ अम्ब और एसएचओ गगरेट जो है मौके पे गए और उन्होंने मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया, क्योंकि बॉडी को एक्सह्यूम करने के लिए जो है मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरी होती है। तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे आए और जब वहाँ पे आए तो हमने वहाँ बॉडी को एक्सह्यूम किया। मीनवाइल वहाँ पे भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई थी और उनका ये कहना था कि जो एक्यूज़ड हमने पकड़ा है उसको वो हार्म करने या पीटने के मंशा से वो इकट्ठे हो गए थे। तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी। वहाँ पे मौके पे पहुँच के जो है हमने उस स्थिति को डिस्पर्स किया। हमारी प्रायोरिटी ये केस को इन्वेस्टिगेट करने की है और जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति वहाँ पे डेवलप हो गई थी उसको डिस्पर्स करने की थी। इसके बाद जो भी आगे आएगा उसको हम देख सकते हैं, बट अभी हमारी प्रायोरिटी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वहाँ ठीक रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी पर्यटन परियोजनाओं के कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए जिनका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार पर्यटकों को बेहतरीन पर्यटन अधोसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मंडी जिले के जंजैहली में पर्यटन केंद्र का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिस पर 25 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और यह केंद्र इस घाटी की यात्रा पर आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का अतिरिक्त केंद्र बनेगा। इस केंद्र में ओपन एयर थिएटर, 3 कॉटेज, कन्वेंशन सेंटर, कैफेटेरिया और 12 आधुनिक कमरों की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में 17 करोड़ रुपए की लागत से कांगड़ा हाट का निर्माण किया जा रहा है। डल झील के सौंदर्यीकरण और चंबा जिला के भलेई में कला एवं शिल्प परियोजना के माध्यम से एक और जहां प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाने में सहायता मिलेगी, वहीं ये पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का विशेष केंद्र बनकर उभरेंगे। यह परियोजना इस वर्ष सितंबर माह तक पूरी कर ली जाएगी, जिस पर 4 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसी प्रकार डल झील के सौंदर्यीकरण का कार्य भी इसी वर्ष सितंबर तक पूरा हो जाएगा, जिस पर 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सोलन जिले के क्यारी घाट में 29 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है और इसका कार्य भी इसी वर्ष सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। कंडाघाट के नजदीक 44 बीघा भूमि पर कला एवं शिल्प गांव को विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।
जिसके लिए वन स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। ये दोनों परियोजनाएं कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थापित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में शिवधाम परियोजना के प्रथम चरण का कार्य निर्धारित समय में पूरा करना सुनिश्चित बनाएं। भविष्य में वाहनों की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए मंडी से शिवधाम तक संपर्क सड़क मार्ग को चौड़ा किया जाए और यह भी ध्यान रखा जाए कि कंक्रीट के ढांचों के निर्माण नहीं हो। उन्होंने कहा कि शिमला में बेंटनी कैसल के जीर्णोद्वार का कार्य इसी साल सितंबर महीने तक पूरा किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने धर्मशाला, मैक्लोडगंज, पलचान, रोहतांग, हिमानी चामुंडा, श्री आनंदपुर साहिब, श्री नैना देवी, रज्जू मार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इनसे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को न केवल परिवहन का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा बल्कि इन क्षेत्रों में पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के उत्तरी और दक्षिणी पोर्टल पर कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए क्योंकि यह सुरंग प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में एक बन चुकी है। इस कार्य के पूरा होने से पर्यटकों को सड़क किनारे बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ साथ ठहरने व भोजन की भी उचित व्यवस्था मिलेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश में सभी प्रमुख हेलीपोर्ट परियोजनाओं का कार्य निश्चित समय में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि पर्यटकों को इनका लाभ अतिशीघ्र मिल सके। टूरिज्म बोर्ड की हमारी जो है और उसमें हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के पहले सिंगिंग रियलिटी शो सुरसंगम सीजन 1 का आयोजन किया जा रहा है। द हिडन टैलेंट फाउंडेशन द्वारा करवाए जा रहे इस रियलिटी शो की जानकारी देते हुए संस्था के चेयरमैन वनु वर्मा ने बताया कि शो को लेकर पूरे प्रदेश में 35 ऑडिशन आयोजित करवाए जा रहे हैं। इसी के चलते 10 अप्रैल को शिमला में ऑडिशन लिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विजयी रहने वाले प्रतिभागी को 1 लाख रुपए की राशि इनाम के रूप में प्रदान की जाएगी। जो ये प्रतियोगिता हम कराने जा रहे हैं हिमाचली सुर संगम, इसका उद्देश्य यही है कि हिमाचल में टैलेंट की कमी नहीं है, परंतु उस टैलेंट को खोजने के लिए कुछ ऐसा हम करने जा रहे हैं कि हिमाचल के अलग अलग क्षेत्र में जाके हम 35 जो हमने प्लेस लिए हैं, वो इसका मकसद है कि उस टैलेंट को निकालने के लिए हमने ये प्रतियोगिता रखी गई है। और इसकी जो एज सीमा है वो 35 साल तक की रखी गई है और वो फ्रेशर के लिए है। प्रवेश शुल्क जो है वो 500 रुपये मात्र एक बार का है। इसके बाद का जब आप ऑडिशन से सिलेक्ट होके जो आएंगे उनका 3 दिन का जो फिनाले रहने वाला है हमारा और 2 दिन का प्रैक्टिस सेशन, ये 5 दिन का उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। खाना और रहना वो हमारी तरफ से रहेगा और इसका जो विजेता जो रहेंगे उसका 1 लाख रुपए कैश प्राइज उनके लिए रखा गया है। राजधानी शिमला में इस बार बारिश व बर्फबारी कम होने से सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। जिला के कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने पानी की कमी वाले क्षेत्रों की जल शक्ति विभाग से रिपोर्ट तलब की है। वह जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों को भी स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग को उन क्षेत्रों में पानी मुहैया करवाने के निर्देश दिए जहां पानी का संकट चल रहा है। राजधानी शिमला में इन दिनों लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि इस बार बारिश और बर्फबारी काफी कम हुई है। शिमला के कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई कम हो रही है, जिसको लेकर जल शक्ति विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर एसडीएम को भी अपने स्तर पर पानी की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो टैंकर द्वारा भी पानी की सप्लाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से पानी की जहां भी कमी होगी वहां पर पानी मुहैया करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसा कि हम सबको विदित है कि इस बार जो है बर्फबारी कम हुई है और बारिश भी कम हुई है और जो है मीडिया से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो है पानी की सप्लाई अफेक्टेड है काफ़ी जगहों पे। तो इसके लिए जो है हमने जल शक्ति विभाग से रिपोर्ट्स मांगी हैं कि वो ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करें जहाँ पे पानी की एक्यूट शॉर्टेज है, जहाँ पे पानी की बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। और हमने एसडीएम्स को भी कहा है कि वो अपने लेवल पे ही मॉनिटर करें इस ऐसे इश्यूज़ को, और अगर ज़रूरत है तो फिर उसके बाद अगर टैंकर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत महसूस होती है तो वो भी लगाई जाएगी। पर इससे पहले जो जल शक्ति विभाग और एसडीएम से हम एक रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। वो रिपोर्ट आने के बाद, उस रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद जो है हम आगे का निर्णय लेंगे कि टैंकर्स लगाने की ज़रूरत है या कुछ और अगर मेजर्स की ज़रूरत है तो वो मेजर्स लिए जाएंगे टाइमली।
बता दें कि शिमला जिला में गर्मियों की दस्तक के साथ ही कई जल स्रोत सूख रहे हैं और जल परियोजनाओं में भी पानी का जल स्तर कम हो गया है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में 3 से 4 दिनों में बारिश न होने से पानी की समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। फर्जी डिग्री के फेर में फंसी मानव भारती विश्वविद्यालय की डिग्रियों को अब निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग भी जांचेगा। विनियामक आयोग के चेयरमैन मेजर जनरल अतुल कौशिक ने बताया कि सही डिग्रियों की जांच कर पात्र विद्यार्थियों को राहत देने के लिए आयोग ने यह फैसला लिया है। वहीं उन्होंने बताया कि डिग्रियों की जांच करने के लिए आयोग उच्च स्तरीय कमेटी गठित करेगा ताकि पात्र विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी न हो सके। भारतीय यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन का सवाल है। हम पहले ही मीडिया द्वारा सभी को सूचित कर चुके हैं कि अभी जितने भी दस्तावेज़ हैं हमारा भारतीय यूनिवर्सिटी से डिग्रीज़ और माइग्रेशन से ताल्लुक़ रखते हुए दस्तावेज़, सभी दस्तावेज़ अभी पुलिस की कस्टडी में हैं और पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो मानव भारती यूनिवर्सिटी में पोस्टेड है वो कोर्ट का सहारा लेकर उन दस्तावेज़ों को रिलीज़ कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी इंक्वायरी मानव भारती यूनिवर्सिटी में चल रही है। हमने एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी के द्वारा हम कुछ एक रिकमेंडेशन सरकार को भेजेंगे कि किस तरह जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं मानव भारती यूनिवर्सिटी के, उनकी कैसे मदद की जाए ताकि उनकी जो डिग्री वेरिफिकेशन है वो जल्द से जल्द हो सके जेन्युइन स्टूडेंट्स का। तो इसके लिए हमने कमेटी नियुक्त करी है। कमेटी की सिफारिश जब आएगी उसके बाद ही हम कुछ इसके बारे में और बता पाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीते रविवार शाम को आसमानी बिजली गिरने से शहीद हुए कुल्लू के नरेश कुमार का बदाह स्थित शमशान घाट में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, एसडीएम कुल्लू डॉक्टर अमित गुलेरिया सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल रहे और स्थानीय लोगों ने भी भारत माता के जयघोष के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी। ऐसे में मैं समझता हूँ जो आज ये इसका बलिदान है, ये जो हमारे क्षेत्र के नौजवानों के लिए जहाँ प्रेरणा के स्रोत ये होगा, उसके साथ साथ परिवार के लिए बहुत क्षति की बात है और परिवार के लिए खास तौर पे क्योंकि 3-4 दिनों के बाद आज यहाँ पे इनका पार्थिव शरीर पहुँचा है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ इसे यहाँ पे जो है इसका अंतिम संस्कार किया गया। मैं समझता हूँ जहाँ पे हमारे क्षेत्र में बड़े अच्छे ये नौजवान हैं जो अपने देश की सेवा के लिए बलिदानी इन्होंने अपनी दे रहे हैं और बॉर्डर पे खास तौर पे तैनात रहकर, उसके साथ साथ मैं ऐसे वक्त में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने जो स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को मैं खास तौर पे संवेदनाएं प्रकट करता हूं कि जो ड्यूटी थी वहाँ बॉर्डर एरिया पे लगी थी पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ बिजली गिरने से इनकी अकस्मात वहाँ मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। 12 से 6 जो है इनका पूरा इनका ड्यूटी का पीरियड था और 5:55 हो चुके थे और केवल मात्र 5 मिनट ही रहे थे इनकी ड्यूटी पूरी होने के लिए। तो प्रशासन की तरफ से मैं एसडीएम कुल्लू और डीएसपी श्री प्रियंक जी, हम दोनों मौके पर उपस्थित थे। तो यहाँ अब पूरा जितना राजकीय सम्मान है उसके साथ इनका पूरा अंतिम संस्कार जो है वो किया गया। इनको सलामी दी गई, इनको श्रद्धांजलि दी गई और जितना भी पूरा जो भी प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को पूरा किया गया। बड़े दुख की ये बात है क्योंकि जो जवान हैं हमारे पैरामिलिट्री के हैं चाहे आर्मी के हैं, निस्संदेह बहुत बड़ा एक कुर्बानी करते हैं, हमारे लिए कष्ट सहते हैं और बॉर्डर पे दुश्मनों से लोहा लेते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए क्षति है और इस क्षति की घड़ी में हम परिवार के साथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना के जवानों पर हुए नक्सली हमले की घटना को निंदनीय करार देते हुए शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि इस हमले से साफ हो गया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है और वामपंथ जैसी शक्तियां माओवाद को बढ़ावा दे रही हैं। सरकार को चाहिए कि सेना के जवानों को आधुनिक हथियार दिए जाएं ताकि वे ऐसे हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के
अंदर जो नक्सली हमला हमारे भारतीय सेना के जवानों के ऊपर किया जाता है, उस नक्सली हमले की विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करती है। और हम देखते हैं कि आए दिन उन जिलों के अंदर नक्सल प्रभावित जो लोग वहां पर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उस चुनौतियों से भी देश को निपटने की आवश्यकता है। आज ज़रूरत है हमारे केंद्र की सरकार को हमारे जवानों को आधुनिक हथियारों को सौंपने की, ताकि ऐसी चुनौतियों के ऊपर जब भी समय समय पर ऐसी विपदा आए, उन चुनौतियों से सामना डटकर हम कर सके। दूसरी तरफ हम देखें कि ये नक्सलवाद का जो विचार जो इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, ये विचार वही विचार है जो बाहरी देश भारत की आंतरिक मामलों के ऊपर दखल देते हैं और भारत की एकता और अखंडता और भारत को कमजोर करने के लिए आए दिन साजिश रचते हैं। चीन के माओ से प्रेरित यह विचार भारत की एकता को तोड़ने के लिए भरपूर प्रयास करता है और हथियारों के दम पर कुछ एक क्षेत्र के ऊपर अपना राज स्थापित करके वहां पर नक्सलवाद के नाम पर वहां चाहे भारतीय सेना के जवान हो, चाहे वो वहां के लोकल सिविलियंस हो, उनको मौत के घाट उतारने का काम करता है। और विडंबना है हमारे देश की कि ऐसे विचार से प्रेरित कम्युनिस्ट पार्टियां इस देश के अंदर राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्हीं पार्टियों से जुड़े, चाहे वो छात्र संगठन एसएफआई की बात की जाए, ये वही संगठन है जो भारतीय सेना को बलात्कारी कहते हैं और ये वही संगठन है जब हमारे दंतेवाड़ा में जवान शहीद होते हैं तो डफली और ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाते हैं। तो इस प्रकार से इस देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने बनकर उभरी है, ये लाल आतंक आने वाले समय में इस लाल आतंक का पर्दाफाश करने का समय आ चुका है और ऐसे ताकतों को खत्म करने का समय आ चुका है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और विद्यार्थी परिषद ने इन्हीं मांगों को लेकर और केंद्र सरकार के समक्ष ये मांग रखते हुए धरना प्रदर्शन किया कि हमारी सेना को आधुनिक हथियार सौंपे जाएं और ऐसी चुनौतियों का निपटने के लिए हमारी सेना को सक्षम बनाया जाए। बुजुर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही संस्था हेल्पेज इंडिया को यूनाइटेड नेशन राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे हेल्पेज इंडिया संस्था गौरवान्वित महसूस कर रही है। संस्था के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश ने कहा कि हेल्पेज इंडिया को दुनिया भर में अन्य संस्थाओं के कार्यों को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ये अवार्ड प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि हेल्पेज इंडिया पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों के लिए कार्य कर रही है, जिसके लिए कई कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं हेल्पेज की तरफ से हमारे देश के और हमारे जो प्रदेश के बुजुर्गों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके लिए जो हेल्पेज इंडिया जो पिछले 42 सालों से काम कर रही है, तो यूनाइटेड नेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, वो हर साल यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड कोई संस्था को देती है जो पूरे दुनिया में उसका सिलेक्शन होता है। तो इस साल 2020 में हेल्पेज इंडिया को यूनाइटेड नेशन ने इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हेल्पेज इंडिया एक अकेली संस्था है जो इंडिया में, जिसको आज तक ये बाकी किसी को नहीं मिला हो, ये अवार्ड हेल्पेज इंडिया को मिला है, जो हम लोग बुजुर्गों के लिए काम करते हैं। तो अगर आप देखिए कि क्यों हेल्पेज इंडिया को ये जो अवार्ड मिली, यूनाइटेड नेशन ने क्यों पूरे दुनिया में संस्थाओं को देखने के बाद हेल्पेज को इसने सेलेक्ट किया, तो अगर हम देश में बुजुर्गों के आंकड़े देखते हैं तो हमारे देश में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जिसमें 90% बुजुर्ग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, जो कि ना तो उनको पेंशन मिलता, ना कोई ग्रेजुटी, ना उनको कोई सोशल सिक्योरिटी का कोई ऐसे कोई फैसिलिटीज नहीं है। तो जब हेल्पेज ने 42 साल पहले जब इंडिया में हमने काम शुरू किया था, बेसिकली हमारा जो फाउंडर जो सिसिल जैक्सन कोल थे, यूके से थे, तो जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने देखा कि बुजुर्गों की जनसंख्या यहाँ पे बहुत है और प्रॉब्लम्स बहुत है। तो हमने जब स्टडी किया, आर्टिकल 21 यही कहता है कि हर बुजुर्ग का या हर आदमी का राइट है, राइट ऑफ शेल्टर, राइट ऑफ फूड, राइट ऑफ हेल्थ एंड राइट ऑफ, जो बुजुर्गों का राइट है वो मिलना चाहिए। हम लोग ये देख लेते हैं। तो इन जो खासकर हेल्थ के ऊपर और जो बुजुर्गों का जो खासकर अब हम कोविड देखते हैं, तो कोविड के दौरान भी बुजुर्गों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रहा था, कोविड में बुजुर्गों के साथ आ रहा। तो हेल्पेज ने पूरे इंडिया में, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो जब से कोविड स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन से हमने हिमाचल में काम करना स्टार्ट किया था, तो जिसमें हमने लगभग मोबाइल हेल्थ यूनिट के थ्रू, जिसमें हमारे डॉक्टर का टीम होता था, तो हम लोग गाँव जाके जो बुजुर्ग लॉकडाउन में अंदर रहते थे, उनको जो खासकर कम्युनिकेबल डिजीजेज है, जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो उनके घर घर जाके हमने पेशेंट्स को हमने ये मेडिसिन वगैरह दिए लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में। और कोविड के दौरान ये लगभग हमने 15,000 बुजुर्गों को हमने घर घर जाके, हमारे जो हेल्थ टीम ने इनको हेल्थ फैसिलिटीज दी है।
सोलन नगर निगम के लिए हो रहे चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा की महिला प्रत्याशियों के पति आपस में बहस करने लगे। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मामले को शांत करवाने के लिए खुद एसडीएम अजय यादव को आना पड़ा। दरअसल मामला ये था कि कांग्रेस की ओर से पोलिंग एजेंट जिन्हें अंदर बिठाया गया था, उनकी सूचना के अनुसार कुछ युवतियां वोट डालने के लिए जब गई तो उनका एड्रेस कहीं और का था और आई कार्ड कहीं और का। इस बीच कांग्रेस और भाजपा महिला प्रत्याशियों के पति आपस में बहस करने लग गए। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। सोलन नगर निगम के लिए पार्टी चिन्ह पर पहली बार चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज नगर निगम में हो रहे चुनाव के दौरान मतदान करने आए प्रत्याशियों को थोड़ी देर रुकना पड़ा। इसका कारण था कि कांग्रेस की ओर से जो वार्ड नंबर 6 में पोलिंग एजेंट बिठाए गए थे, उन्होंने कुछ युवतियों को मतदान करने के लिए रोक दिया था। उन्होंने सवाल उठाए कि उनका एड्रेस कहीं और का है और आई कार्ड कहीं और का। इस बात को लेकर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के पतियों में भी बहस देखने को मिली। मौके पर पुलिस ने जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम को सूचित किया। एसडीएम ने मौके पर आकर मामले को शांत करवाया। वहीं वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस प्रत्याशी शीतल गुप्ता के पति मनोज गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस की ओर से पोलिंग एजेंट जिन्हें अंदर बिठाया गया था, उनकी सूचना के अनुसार कुछ युवतियां वोट करने के लिए आईं, जिनके पास एड्रेस कहीं और का और आई कार्ड कहीं और का था। इसको लेकर उन्होंने वोटिंग पर चैलेंज किया है। यहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे और हमारे जो बूथ एजेंट्स हैं उनको लगा कि ये यहाँ पर नहीं रहते हैं, 6 नंबर वार्ड में नहीं रहते, क्योंकि 6 नंबर वार्ड की यहाँ पर पोलिंग हो रही है। तो उन्होंने उन लोगों को चैलेंज किया है कि ये यहाँ पर नहीं रहते, तो इसलिए यहाँ पर वोट कास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक रूल है कि आप किसी भी वोट को चैलेंज कर सकते हैं। तो उसी रूल के तहत हमारे जितने भी हमारे बूथ के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई जाली वोट बनी है तो ये वोट ना डले, और डले तो अगर किसी ने जाली बनाई हुई है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ओर से वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी रेखा साहनी के पति भरत साहनी ने कहा कि कोई भी फर्जी वोट करने आ रहा है तो उस पर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि वोट डालने का अधिकार सभी को है। जो बच्चे आए हैं, जो वोट डालने आए हैं, उनको जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करने का टाइम तहसील में तहसीलदार साहब ने जब वोट्स बनी थी उस टाइम दिया था। अब आप बच्चे धूप में परेशान हो रहे हैं, खड़े हैं, उनको रोक दिया और उनका राइट है, वो उनका मॉरल राइट है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी का ऑब्जेक्शन है तो आप उसको ऑब्जेक्ट करो, पर जब आप किसी को रोक रहे हो, बच्चों को धूप में खड़े हो रहे हैं, उन बच्चों को बोल रहे हैं इनका ये, इनका वो, इनका हरासमेंट कर रहे हैं। हमने एसडीएम साहब से कंप्लेंट की, एसडीएम साहब यहाँ पहुँच गए हैं और उन्होंने भी यही बात की कि जिसका वोट है वो कास्ट होगा। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम सोलन अजय यादव ने बताया कि वोटिंग प्रक्रिया के दौरान उन्हें कंप्लेंट आई थी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों को वोट पर चैलेंज करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद अब वोटिंग प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई। यहाँ पे एक अभ्यर्थी के जो पोलिंग एजेंट थे, उनका कहना था कि कुछ वोटर जो है इस पर्टिकुलर वार्ड के नहीं है, तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्ट किया था। तो इस बात पे मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का भी वोटर लिस्ट में नाम है उनको वोट देने का पूरा अधिकार है। अगर किसी को कोई शक शुबा है तो उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। वोट को चैलेंज करने का एक प्रोसीजर है जो उनको बता दिया गया है, तो वो उन वोटों को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आप उनको वोट देने से रोक नहीं सकते। तो अभी सारी जो ये मामला अभी उठा था वो सारा शांत हो गया, लोग अपना वोट दे रहे हैं। शिमला के उपनगर संजौली से आईजीएमसी तक बन रहे कवर्ड पाथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है और ये पाथ जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। नगर निगम शिमला के महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि इस कवर्ड पाथ का निर्माण करीब 34 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बनने से लोगों को पैदल चलने में सुविधा मिलेगी और बारिश और बर्फबारी के दौरान वे बिना किसी परेशानी के इस पाथ पर चल सकेंगे। वहीं मरीजों को लाने ले जाने में भी सुविधा मिलेगी। देखा होगा कि 2013 में जो स्मार्ट सिटी आई थी और जब मैं काउंसलर थी उस टाइम हमने जो है इसको ओवर ब्रिज बनाने का जो प्रपोजल रखी थी, और ये जो आईजीएमसी का रोड है सिर्फ संजौली के लोगों को ही इसका फायदा नहीं मिलेगा, पूरे हिमाचल के लोगों को इसका फायदा मिलेगा जो आईजीएमसी के लिए जाएंगे। तो ये बहुत जोरों से काम चला हुआ है, 34 करोड़ की लागत से बनना है, कवर्ड पाथ बनना है, इसमें काम चला हुआ है। थोड़ी
फॉरेस्ट की भी इसमें थोड़ी वो है, वो भी हम क्लियर कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी जो मैं समझती हूँ 1 साल के अंदर अंदर ये बन जाए। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते ही गत वर्ष संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया गया था, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिकी प्रभावित हुई। व्यापार जगत पर भी इस महामारी का गहरा असर पड़ा है, जिससे व्यापारी अभी तक उभर नहीं पाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को समय रहते इस महामारी से बचाव के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि लोगों की जान भी बच सके और व्यापार भी प्रभावित न हो। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या रोजाना बढ़ रही है, लेकिन कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या भी कम नहीं है। इससे बचाव को लेकर कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। हालांकि हिमाचल में राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू पर कोई फैसला अभी नहीं लिया है। पिछले वर्ष भी इससे बचाव को लेकर लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे व्यापारी अभी तक आर्थिक स्थिति के पटरी पर न लौटने की बात कर रहे हैं। शिमला के व्यापारियों के माने तो अभी तक वे उभर नहीं पाए हैं। लॉकडाउन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में व्यापारियों ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेती है वे उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करना चाहिए, ताकि कोरोना के मामलों में कमी आ सके और व्यापार भी प्रभावित न हो। जहाँ तक कर्फ्यू की बात है, रात का कर्फ्यू 10 बजे से लगाया जाए सुबह तक, उसमें किसी दुकानदार को कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर दिन का कर्फ्यू लगता है, दुकानदार तो पहले मर चुका है, वो बिल्कुल मर जाएगा, खुदकुशी की कगार पे आ जाएगा। अभी भी बाजार में कोई रौनक नहीं है, कोई कस्टमर्स नहीं आते हैं, सारा दिन लोगों में दहशत का माहौल है बना हुआ। इस कोरोना के करके पूरे मार्केट में दहशत है, कस्टमर आता नहीं है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लोग अपने अपने घरों में हैं। बिल्कुल बाजार में 5% लोगों का आना जाना रहता है। कि अभी तो बिजनेस ठप ही है, अभी तो कुछ बिजनेस चल नहीं पाया है यहाँ पे शिमला में, तो खासकर तो यहाँ की लोकल मार्केट है वो डंप ही है। कुछ छुट्टियाँ मार जाती है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़े तो बिजनेस है नहीं है, लोकल बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री तो यहाँ पे है नहीं। अगर स्कूल कॉलेज बाबू बंद हो जाते हैं, 5 डे हो जाता है जैसे सब कुछ, या कह रहे शाम को जैसे कर्फ्यू लग जाएगा या कुछ भी होने वाला है, तो बिजनेस तो वैसे ही ठप है। दोबारा अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, आगे जाने वाले 5 साल पीछे हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइफ मिडिल क्लास तो खत्म ही है समझो आप, तो अब आगे क्या कर पाएंगे समझ से ही बाहर है। हम तो बस रोज देख देख के सोच रहे हैं क्या करें, खाली सड़कें पड़ी हैं। नाइट कर्फ्यू के बारे में तो देखो जी, वो तो जो भी सरकारी गाइडलाइंस आएगी हमें तो पालन करना पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। जो थोड़ा बहुत जो काम है उससे भी चले जाना, पहले बड़ी बुरी हालत, उससे भी नहीं डाउन चले जाएंगे। बाकी जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, टूरिस्ट को हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका केयर कर सकते हैं कि एक टेस्ट उनका पहले हो जाए, थोड़ा सा उससे भी रोकथाम हो सकती है। और शाम का कर्फ्यू ठीक है, टाइमिंग हो सकते हैं कि शाम को 8 बजे के करीब, 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। प्रदेश के सभी स्कूलों में 5 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोविड-19 के चलते ही स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अभिभावक बच्चों के जरूरी दस्तावेज साथ लाकर विद्यालय में दाखिला करवा सकते हैं। वहीं ऑनलाइन माध्यम से भी बच्चों की एडमिशन करवाई जा सकती है। शिक्षा उपनिदेशक एलिमेंट्री दयाराम भोगल ने बताया कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक स्कूलों में दाखिले किए जा रहे हैं और 11 अप्रैल से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि राइट टू एजुकेशन के मुताबिक इसके बाद भी बच्चे दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि दाखिले के लिए बच्चों के अभिभावक जरूरी दस्तावेज ले जाकर बच्चों की एडमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि अभिभावक का भी स्कूल जाना संभव नहीं है तो ऑनलाइन माध्यम से भी वह दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला नाहन में अलग अलग कक्षाओं के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अलग अलग कमरों में अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है, जहां पर अभिभावक आकर अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से हमें पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें बच्चों की एडमिशन की जहाँ तक बात है, हमारे एलिमेंट्री में 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक बच्चों की एडमिशन होगी। और जहाँ तक हमें निर्देश हैं कि हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं और उनके लिए विद्यालय में आना कोविड की परिस्थिति में निषेध है, इसलिए उनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो उनका रिकॉर्ड लेके जो हैं अपने अध्यापकों के, अपने स्कूल के अध्यापकों के साथ मिलकर एडमिशन करवा सकते हैं। या फिर अगर कोई
ऐसी मजबूरी है कोई पेरेंट्स नहीं पहुंच सकता है तो टेलीफोनिकली स्कूल के अध्यापकों से या इंचार्जेस से कंसल्ट करके जो है वो बात कर सकते हैं और कोई व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने बच्चों के का रिकॉर्ड जो है वो भेज सकते हैं ताकि उन बच्चों की एडमिशन। स्कूल की प्रधानाचार्य मीरा बंसल ने बताया कि गाइडलाइंस के मुताबिक 5 अप्रैल से दाखिले शुरू हो चुके हैं और यह प्रक्रिया 10 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल तक दाखिले बिना लेट फीस के होंगे, जबकि उसके बाद 30 अप्रैल तक बच्चे लेट फीस के साथ दाखिला ले सकते हैं। 5 तारीख से स्कूल जो है वो 4 दिन की छुट्टियों के पश्चात खुले हैं और सरकार के निर्देशानुसार जो है 5 तारीख से जो है एडमिशन्स स्टार्ट हो गई हैं। 5 से 10 तारीख तक जो है वो विदाउट लेट फी है और उसके बाद 10 तारीख के बाद 30 अप्रैल तक जो है वो 10 रुपये लेट फीस के साथ एडमिशन्स हो रही हैं और उसी के तहत सभी SOP को जारी रखते हुए अध्यापकों के पेरेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं और वो समय आके उनके लिए एडमिशन्स ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके कार्य जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में जो है सभी विद्यार्थी जो हैं वो स्कूल में एडमिशन लेने में सक्षम हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवानों के शहीद होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर मिनी सचिवालय गेट के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने विभाग संयोजक अविनाश शुक्ला की अगुवाई में नक्सलियों द्वारा किए गए हमले की निंदा की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि नक्सली विचारधारा को देश में पनपने न दिया जाए और नक्सलवादियों की विचारधारा से चलाए जा रहे छात्र संगठनों पर नकेल कसी जाए। प्रथम वंदे मातरम। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छत्तीसगढ़ में हमारे जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में उन नक्सलवादी संगठनों के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन करने जा रही है। कुछ नक्सलवादी संगठनों को समर्पित कई ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्कूल कॉलेज में चलने वाले जिन्हें कॉमरेड के नाम से जाना जाता है वो बंदूक के नोक पे इस देश में अपना राज करनी चाहती है। मेरा सभी माताओं पिताओं से यह निवेदन है कि वह अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वह उस नक्सलवादी संगठनों की कुसंगत में आके कभी देश के खिलाफ ना खड़ा हो जाए। राजधानी शिमला में नगर निगम द्वारा माल रोड, IGMC व लक्कड़ बाजार में रेहड़ी फड़ी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे तहबाजारियों का सामान जब्त कर कब्जे में ले लिया गया, जिससे तहबाजारियों में निगम के अधिकारियों के खिलाफ भारी रोष है। उनका कहना है कि वे पिछले 1 साल से आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं, जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर ही नगर निगम कर्मचारियों द्वारा रेहड़ी फड़ी वालों का सामान जब्त किया गया है। नगर निगम शिमला के कर्मचारियों द्वारा बुधवार को माल रोड, IGMC व लक्कड़ बाजार के सभी रेडी फड़ी वालों का सामान उठाया गया, जिस कारण सभी तहबाजारियों में निगम के खिलाफ भारी रोष है। तहबाजारियों का कहना है कि वे पहले ही कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं, जिस कारण उन्हें अपना घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। तहबाजारियों का कहना है कि वे पंजीकृत तहबाजारी हैं व उन्हें बिना सूचित किए उनकी जगह से उठाना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। तो पहले तो कोरोना की वजह से काम ही चल नहीं रहा था, अब थोड़ा बहुत चला उठाने को बोल दिया। कहाँ जाएंगे हम, काम यही है, बच्चे 5-6 हैं। क्यों उठाया जाए, कुछ बताया? बताया कुछ नहीं। एक बैक आए और बोले कि अपनी अपनी दुकानें बंद करो। सर जी हमारी खाने पीने वाली चीज़ है, आज हम लोग अगर जो नहीं इस माल को बेचेंगे तो सारा ख़राब होगा और हमारे बच्चों की रोटी कैसे चलेगी? जो हम बेचते हैं तो उसी से हमारा गुजारा होता है। अभी सर लॉकडाउन ख़त्म हुआ नहीं और कर्जा सर पे लदा हुआ है और ये लोग हमारा रोजी रोटी बंद करा रहे हैं। इसका कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि आप बंद कर दो, हमारे को कुछ बताया नहीं, ना कोई नोटिस ना कोई प्रूफ थी की है। और डायरेक्ट आपके पास कार्ड है जो यहाँ पे? जी सर कार्ड है हमारे पास तहबाजारी के बने हुए। तो कोई कारण आपको बताया कि किस लिए आपको यहाँ से उठाया जा रहा है? कोई कारण नहीं बताया सर जी, बोले ऊपर से उठा गए। वहीं नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि माल रोड नॉन वेंडर जोन है, ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशों पर वहां से सभी तहबाजारियों को हटाया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से वहाँ पे नो वेंडिंग जोन है और जो मॉल रोड पे बैठ रहे थे आप लोग वो वहाँ से उठा दिया गया, वहाँ से उठाएंगे। मॉल रोड पे हम किसी को तहबाजारी को बैठने नहीं देंगे क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हिसाब से भी वो नो वेंडिंग जोन है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।